नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो चुका है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले महाकुंभ की। महाकुंभ जहां इस वक्त श्रद्धालुओं का वाकई में तांता लगा हुआ है। ये एक ऐसा मेला है जहां पर अगर आप ऊपर से ड्रोन कैमरे से जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, निगाहें आप दौड़ाएंगे, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। सनातनियों का ये मेला दिखाई देगा। आज इस मेले पर ही बात होगी। कुंभ का हर एक दिन कैसे सियासी दलों के लिए, किसी के लिए ये उत्सव हो रहा है, किसी के लिए उत्सव तो है लेकिन उत्सव के साथ साथ थोड़ी सी चिंता भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो जाति पाति की राजनीति है, खांचों में बटे हुए देश की जनता है, कहीं वो एकत्रित हो गई और एक तरफ हो गई तो फिर क्या होगा। आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला विषय ही महाकुंभ होगा। महाकुंभ से एकता का संदेश होगा। एकता के संदेश में वो जाति पाति का खांचा कैसे टूट रहा है और कैसे सियासी दलों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है, इस पर चर्चा होगी। हमारे तीन मेहमान अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद। बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। जरा एक बार फिर से तस्वीरों को आपके सामने रखती हूं। वाकई में ये तस्वीरें, अगर आप आस्तिक व्यक्ति हैं तो आप गदगद हो जाएंगे, अगर आप नास्तिक व्यक्ति भी हैं तो भी आप हैरान तो हो ही जाएंगे कि ये कैसा मेला है। वाकई में अभूतपूर्व तस्वीर है। ऐसी तस्वीर मैंने तो अपने सामने कभी नहीं देखी है। विजय जी, मैं आपसे तो पूछ ही सकती हूँ, इतनी भीड़, आपने तो कई सारे महाकुंभ कवर किए होंगे या कुंभ कवर किए होंगे। किया है मैंने। ऐसी तीसरा ये कुंभ है मेरे लिए। तीसरा, हाँ, तो बड़े भीड़ है। तांता क्या सैलाब है, ये तो सैलाब है। नदी में समुंदर आप कहिए, नदी के किनारे लोगों का समुंदर। इस तरह की भीड़ है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और कल से मैं देख रहा हूँ कि भीड़ मतलब हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी उम्मीद शायद नहीं रही होगी, उतनी भीड़ हो गई है। और कल सबसे बड़ा स्नान है कुंभ का, महाकुंभ का, मौनी अमावस्या का। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कोई 1000-2000 वाली जो गिनती होती थी वैसी अब लाख वाली गिनती लगने लगी। आज सुबह तक का जो आंकड़ा आया हमारे सामने, 55 लाख श्रद्धालु केवल आज सुबह तक का आंकड़ा ये है कि वो स्नान करके चले गए। हाँ। स्नान करके चले गए। गिनती इतनी बड़ी है। आने जाने के सैलाब में पता ही नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और गिनती जो है ना अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई कि वो 55 लाख है कि 50 लाख है। कुछ लोग उसके आंकड़ों पर सवाल करते रहेंगे कि कम है, कैसे गिने नहीं गिने, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आस्था महत्वपूर्ण है कि कितने लाखों लोग आ रहे हैं, कितने लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं, कितने लाखों लोग जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण। उसका संख्या पर आप इतर कर सकते हैं कि नहीं 55 लाख नहीं थे, 50 लाख थे, 40 लाख थे, 25 लाख थे, जो भी कहें, या 1 करोड़ थे। सबका अपना अपना दावा, सबके अपने अपने वो हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं। अभी जो मुझे चिंता हो रही है वो हो रही है कि वहाँ जितनी भीड़ जमा हो गई है, वहाँ ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। व्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छी की गई है, लेकिन उस व्यवस्था को भी कैसे वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रख सकती है। और कल का जो महास्नान है नहीं, उसके लिए कहीं भगदड़ ना हो, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हो, उसकी चिंता भी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने वैसे जो कार्यक्रम बनाए हैं उसमें रखा ही गया है कि वीवीआईपी का जो ट्रैफिक है ना, कुछ दिन के लिए, मेरे ख्याल से 3 फरवरी तक का देखिए जो है विषय बहुत बड़ा है। इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जिन 2 बातों का मैंने शुरुआत में उल्लेख किया वो क्या है, जाति पाति का कोई भेद नजर नहीं आता, अमीर गरीब का भेद नजर नहीं आता। लेकिन समस्या ये है कि इतने श्रद्धालुओं को देखने के बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, अरे भाई गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या? मन के लिए डुबकी लगाई जा रही है। नहीं, ये ठीक बात है। मतलब यदि तर्क के तौर पर देखेंगे तो कह सकते हैं। हाँ। मैं एक करके मैं विषय उठा लेती हूँ। आपको खाना मिलता है क्या पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठेस नहीं लगाना चाहता। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी भी मांगना चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, कहने को आप सारी बातें पहले बोल दें और फिर कह दें कि मैं माफी मांगता हूं अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची है। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तब ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन में डुबकी लगा रहे हैं। अरे सर, कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये आस्था है। इसे इस तरीके से समझना होगा। और अगर आप नहीं समझेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सनातनियों को अपने आप से दूर कर दे रहे हैं। आप जो एक व्यवहारिक पक्ष रखना चाह रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष के ऊपर कई बार आस्था भारी पड़ती है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी क्या जानते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले
जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। पहले बाबा बागेश्वर को सुने और फिर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुने, दोनों पर होगी चर्चा। 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। मौनी अमावस्या पर पर्व है, शाही स्नान है। मौनी अमावस्या के स्नान का बड़ा महत्व है। ये महाकुंभ की बेला है, ये महाकुंभ की बेला है, बड़ा अनूठा समय है, अद्भुत आनंद है महाकुंभ का। जहां देखो कोई तिलक लगा है और हमें गांव के वो लोग दिखाई पड़ते हैं। क्या आस्था है, बड़ी क्या व्यवस्था है और क्या आस्था है। जरा देखना, गांव के लोग, वो बूढ़े पुराने लोग सिर पे पोटली रखे हैं लेकिन संगम डुबकी लगाने आए हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। कितनी कितनी बातें अवधेश जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल गए, और मेरा सवाल तो ये है कि हाँ, केवल डुबकी लगा देने भर से गरीबी दूर नहीं होगी, तो साहब मंच सजा लेने से, बड़े बड़े भाषण दे देने से क्या इससे गरीबी दूर हो जाती है? नहीं, कांग्रेस ने तो, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा से ही वो चुनाव जीता था 1971 का, कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, और एक नारा बना था। क्या कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी बढ़ जाएगी देश की? क्या कुंभ में डुबकी लगाने से किसी का भोजन आना बंद हो जाएगा, उसका स्कूल जाना बंद हो जाएगा? अगर साधारण पॉलिटिकल उत्तर देना है तो यही है, और मेरा तो पहला उत्तर यही है कि कुंभ में अभी जाकर के कोई पूरे 1.5 महीना रहे, कोई भी देश का गरीब, वो एक मंथली किसी ज्यादा इनकम से लोगों का दान का हिस्सा लेकर के आएगा, दोनों शाम उसको शुद्ध भोजन मिलेंगे, नाश्ता मिलेंगे, वस्त्र इतने मिल जाएंगे जितने कि उसको 1 आध साल तक परिवार का काम चल जाएगा। भारत को न समझने वाले जानते हैं कि जो कुंभ जान रहे हैं, कुंभ में सेवा, साधना, दान, पुण्य, ये महत्वपूर्ण चीज है, उसके भाव से जा रहे हैं। मुझे हैरत इस बात पर है, आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और भारत के बाहर अप्रवासी भारतीयों के बीच जो इतना बड़ा जन समूह में एक अभियान सा बन गया है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण जब किसी देश का होता है तो इसी प्रकार से स्वरूप उभरता है कि संपूर्ण देश, कोई आह्वान करने वाला नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं, अपने किराए से पैदल, और देश में एक वातावरण है कि एक बार जरूर चलो कुंभ। तो इसको एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भाव होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि वो जो मंच पे खड़े थे, मंच के सामने जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, उन्हीं से अगर वो बिना माइक के पूछ लेते कि क्या आपके खानदान से, क्या आपके परिवार से, क्या आपके रिश्तेदारों में से कोई कुंभ गया, तो वहां पे भी एक ना एक हाँ में जवाब जरूर मिलता उन्हें कि हाँ मेरे चाचा गए, हाँ मेरे ताऊ गए, हाँ मेरी दादी बूढ़ी हो गई है लेकिन वो जाना चाहती है, मैं लेकर जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं विजय जी? ये इतना पॉलिटिक्स कहां लेकर जाएंगे, इतनी राजनीति को? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो डिस्कनेक्ट मैं इसको ज्यादा कहता हूं। यस, पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स तो करते ही रहते हैं। और मुझे कंट्राडिक्शन लग रहा है, एक तरफ ये बात ठीक है, हम लोग तो यहाँ पर बहुत बार चर्चा कर चुके कि कुंभ में जाने से न तो गरीबी दूर होगी न पाप धुल रहे,
ये तो आस्था की बात है कि आप, और जो अवधेश जी ने कही ना, सच में ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वक्त है। और जब भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है ना, तो देश का पुनर्जागरण होता है, देश की संस्कृति का, देश की राजनीति का, देश की अर्थनीति का, सभी चीज़ों का, क्योंकि आप एक जागरण करके उस बात को करते हैं। लेकिन खड़गे साहब की बात पे मैं हैरान हूँ। एक तरफ वो कहते हैं कि गंगा की डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता, वो डिस्कनेक्ट है या सनातन का व्यवस्था पर सवाल है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इन्होंने बहुत पाप किए, तो पाप भी तो सनातन व्यवस्था का शब्द मुझे है। तो प्रियंक खड़गे का बयान याद आ रहा है, नरक की भी बात कर रहे हैं। हाँ, कि नरक की, अगर इतना ही नहीं मैं कह रहा हूँ अनिश्वरवादी हैं तो उनको अनिश्वरवादी नरक की भी बात नहीं करनी चाहिए, पाप और पुण्य नहीं, फिर तो वो अपराध कहते हैं कि ये अपराध कर रहे हैं। पाप और पुण्य तो सनातन का शब्द है ना, सनातन की भूमिका में कहीं पर आता है ये पाप और पुण्य। वो भी आस्था का मतलब है। कोई को पता है क्या कि पाप पुण्य करके नरक कहाँ जा रहे हैं? कोई टिकट मिल रहा है? किसी ट्रेन में ऐसी कोई ट्रेन चल रही है जो नरक ले जाती हो या स्वर्ग ले जाती हो? डिस्कनेक्ट है। तो वो डिस्कनेक्ट, और उस डिस्कनेक्ट का कांग्रेस लगातार खामियाजा उठा रही है पॉलिटिकली, समझे? आप सोचिए 2014-2019 के बाद AK एंटनी की जो रिपोर्ट आई कांग्रेस की, जिसने कांग्रेस की हार पर व्याख्या की है, और उसमें उन्होंने कहा कि आपकी इमेज एक एंटी हिंदू पार्टी की बनती जा रही। बिल्कुल। तो वो ऐसे ही बनती है जहां करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं। आप समझिए, वो मानते हैं नहीं मानते ये तो कुछ पता नहीं है ना, क्या है क्या नहीं, लेकिन उनकी आस्था पर आप चोट कर रहे हैं, उनको नाराज कर रहे हैं। जो लाख, और किससे कंपटीशन हो रहा है वहां भीड़ में, पता भी नहीं है कि कौन किसके साथ नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो सब्सिडी भी नहीं दिलवा रहे अवधेश जी किसी को बल्कि महंगे सवारी, बल्कि महंगी है, सब कुछ महंगा है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पैदल जा रहा है, आ रहा है, सब तमाम। जो नहीं जा रही थी, सिर पे पोटली रखकर नंगे पैर। आज सुबह भी मैं ऐसी तस्वीर देख रही थी, मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद थी, वो जितने लोगों से बात कर रही थी, कोई उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से। नहीं, मैं वहां जाकर देखता हूं कि वहां लोगों को पता नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, सब चल रहा है, आ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, पूरा परिवार आ रहा है। तो जिस पार्टी ने राम को काल्पनिक माना हो, जो पार्टी राम जन्मभूमि निर्माण का जब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले साल 22 जनवरी को, तब वो इसे बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, यह धर्म का इवेंट नहीं है। पूरे साल जो पार्टी के नेता राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते हैं, और जो पार्टी के नेता दर्शन करने जाते हैं उन्हें एक पार्टी के अंदर एक आइसोलेट कर दिया जाता है कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, राम मंदिर दर्शन करने गए। वो पार्टी अगर कुंभ के बारे में विचार नहीं रखेगी तो पार्टी कैसे चलेगी? उनका तो बहुत स्पष्ट है ना, उन्होंने तय कर लिया है कि भाई हिंदुत्व की कोई अगर बात करेगा, भारतीय संस्कृति की कोई बात करेगा, सनातन धर्म की कोई बात करेगा, तो वह भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारा वोट बैंक हमें अलाउ नहीं करता है, हमें हमारे वोट बैंक में फोकस करना है। और राहुल गांधी तो कर ही रहे, जय बापू जय भीम, और जो संविधान की जो वो पूरे देश के अंदर एक सम्मेलन कर रहे हैं। कल वो महू में गए थे, महू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्हें महू में जाने के लिए समय, उन्हें कर्नाटका के बेलगामी में जाने के लिए समय। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास 1 साल हो गया राम मंदिर में दर्शन करने के लिए समय नहीं है, उनके पास कुंभ में जाने के लिए समय नहीं है। हालांकि उनके पार्टी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी तो कल कुंभ में नहाकर आए हैं, अजय जी भी पहले जाकर नहाए। कई और हिमाचल के नेता गए, मध्य प्रदेश के कई नेता गए। तो राहुल गांधी को देखना चाहिए कि भाई ये किसी पार्टी से जुड़ा इवेंट नहीं है, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। फोटो नहीं देखी, और आप जाइए ना इसके अंदर क्या दिक्कत है। जो गंगा स्नान है, कुंभ स्नान है, उसकी फोटो भी अभी तक एक दिन आप बताइए, कुछ दिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पूरी आज 16 दिन कुंभ का हो गए, प्रसाद भी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। आप सबको खारिज कर रहे हैं, 16 दिन हो गए, 16 दिन आज कुंभ का हो गए। आप राहुल गांधी का एक ट्वीट बता दीजिए जो कुंभ के फेवर में हो, वहां जो लोग जा रहे हैं उनके पक्ष में कहो कि बहुत अच्छा, इतना जन सैलाब हिंदू धर्म के लोग वहां आ रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। नहीं, और फिर सर ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, करेगी क्यों नहीं? आप उनको मौका दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आज वार किया इसी बयान पर। मैं जरा सुधांशु त्रिवेदी का बयान चला देती हूं एक बार। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक्स जनरेट होने जा रही है।
1% तक का जीडीपी में योगदान इस वर्ष कुंभ मेले की इकोनॉमिक से हो सकता है। जो भारत में वीजा एप्लीकेशंस विदेशियों से आ रही हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रही है, उसमें 21.4% की वृद्धि हो चुकी है। अर्थात यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका अभूतपूर्व योगदान है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रही हूँ अवधेश जी। कोल्ड प्ले के इतने मशहूर हॉलीवुड सिंगर क्रिस मार्टिन, वो भी महाकुंभ आ रहे हैं देखने के लिए। अच्छा, उन्होंने खड़गे जी का बयान नहीं सुना। रेमो डिसूजा जो कि एक कोरियोग्राफर हैं, वो कौन से रिलीजन को मानते हैं? क्रिश्चियन हैं। वो महाकुंभ में स्नान करके जा रहे हैं। वो आचार्य महामंडलेश्वर के चरणों में बैठ के उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। कौन सी दुनिया में स्टीव जॉब की वाइफ आके चली गई है। स्टीव जॉब की वाइफ कुंभ आके चली गई है। देखो, कांग्रेस स्नान किया। मतलब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कुल वोट 13,59,00,000 मिले। उससे ज्यादा लोग आ चुके हैं और लगभग 4 गुना ज्यादा उससे लोग कुंभ में आने वाले हैं। समझ से आपको ये समझ नहीं जो पब्लिक कंडक्ट कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, वो मेरे को आश्चर्य का विषय नहीं है। भारत में सेकुलरिज्म को इसी प्रकार से जो लोगों ने भारत की सेकुलर की अवधारणा को नहीं समझा कि सर्वधर्म समभाव की बात है, वो इसी रूप में मानते रहे हैं, उसको एंटी रिलीजन मान लिया। इस देश में प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये था कि हिंदू धर्म की परंपराओं को, स्नान को, उसकी पूजा पाठ, कर्म कांड को, और ये जो बहुईश्वरवाद जिसको बोलते हैं, हम लोग वाद नहीं मानते हैं कि ये 33 करोड़ देवता, इन सबको अंधविश्वास और मूर्खता मानना, और इस देश को मानना कि लंबे, ये तो देश बस जातियों में बटा हुआ है, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, ये देश सामाजिक अनेकता का रहा है। कुंभ एक ऐसा है कि इस समय भारत को एक विशिष्ट आध्यात्मिक सभ्यता, महान सभ्यता संस्कृति वाले देश के ब्रांड के रूप में आपकी भाषा में दुनिया के सामने बिना कुछ कहे हुए दिखा देने का एक अवसर है। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उस रूप में इसको सामने लाया है कि आओ और देखो कि जो वहां डुबकी लगा रहे हैं, कोई किसी की जाति पूछ रहा है क्या? पंक्तियों में बैठ के खाना खा रहे हैं, कौन ऊंच नीच, किसके पास कितने पैसे हैं, क्या है क्या? ये फोटो देखनी चाहिए थी। जरा कैमरा जूम कर सकते हैं आप? तो ये जरा देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इसी तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे ना जी। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्नान कर रहे हैं। क्यों स्नान कर रहे हैं जब गरीबी दूर ही नहीं होती है स्नान करने से? इंदिरा गांधी गई थी इंदिरा गांधी हरिद्वार गई थी। क्यों स्नान किया? इंदिरा जी तो बाद में बिल्कुल आध्यात्मिक हो गई थी। बाद में उनको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने, इसलिए मैंने कहा ये डिस्कनेक्ट है, इसका पॉलिटिक्स का मैं एक दो लाइन और तो ये इस समय क्या है कि ये कुंभ से जो जाति की हवा जो चलाई है कि जाति जनगणना करो, हमारा पीडीए है, तो ये कह रहे हैं कि सनातन वापस आएगा, दलितों के विरुद्ध है। तो बिना किसी अभियान के महाकुंभ से वो जो राजनीति है जाति की, वो सांस्कृतिक रूप से उसका पराभव हो रहा है, वो पराजित हो रही है। कि आपने, ये ठीक है कि हमारे देश में 200-250 साल से रहा है, लेकिन वो टूटने की भी स्थिति ऐसे ही पर्वों के द्वारा, ऐसे ही महाअभियानों के द्वारा, जो धार्मिक परंपराएं हैं, जिसको खत्म करने के लिए। और भारत के ऋषि मुनियों ने इसी दृष्टि से बनाया था कि समाज में जो गंदगी पैदा होगी, जो विद्वेष होगा, ईर्ष्या द्वेष होगा, वहां आके और सब ध्वस्त होंगे। डुबकी ही नहीं लगाना है, वहां जो प्रवचन हो रहे हैं, जो साधना हो रही है, 24 घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, जो वहां हवन कुंड हो रहे हैं। एक और जानकारी मैं साझा करना चाहती हूं। केवल इस वक्त प्रयागराज में ही ये श्रद्धालुओं का सैलाब नहीं है। वहां पर दर्शन करने के बाद, स्नान करने के बाद सब भागे जा रहे हैं अयोध्या, क्योंकि वो श्री राम लला के मंदिर में दर्शन करना चाह रहे हैं। अयोध्या और वाराणसी दोनों जगह पे बहुत जबरदस्त, बल्कि एक रिलीजियस ट्रायंगल बन गया इस वक्त में कि बहुत सारे लोग अयोध्या, वाराणसी और ये पूरा का पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल जी ने, अखिलेश जी ने जो अंत में जा करके डुबकी लगाई और 11 डुबकी लगाए, उसका महत्व बनाया। राहुल जी जो आज जाके वाल्मीकि मंदिर जा रहे हैं, जिस पर शायद आप आगे चर्चा भी करेंगी, और बाकी जो इस समय है 2024। तो सर मैं ये कहूंगी, वाल्मीकि जी की मूर्ति पर श्रद्धा के फूल अर्पित कर देने भर से भी गरीबी नहीं जाने वाली है। वो आप जब संसद के अंदर बैठते हैं, तब वहां पर आप योजनाएं बनाएं और उसे लागू करें, अनुपालन करवाएं। वहां पर तो हाय तौबा, शोर शराबा से ज्यादा हमें कुछ मिलता नहीं। यहाँ पे जो खुशी मिल रही है लोगों को, आपकी आस्था पर चोट पहुंचा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत पाकिस्तान जब युद्ध की स्थिति हुई तो एक दिन उपवास का आह्वान किया था।
उपवास से केवल अन्न नहीं बचता था, लोगों की साधना तपस्या से जो 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 दिव्य ऊर्जा निकलेगी वो भी हमारी अंतःशक्ति को बढ़ाती है। तो पहले के कांग्रेस के नेताओं की भी समझ थी। अब एक दिन अन्न बचाने से कितने लोगों को भोजन मिलता है। वहां जो लोग, अगर एक दिन सोचो, अगर 10 करोड़ लोग एक शाम वहां उपवास करेंगे, मान लीजिए एक दिन में, अगर कल 5 करोड़ लोग आते हैं, कल्पवास में कर रहे हैं, तो भारत की क्या कल्पना नहीं हो रही है कि इससे कितने अनाज बचते हैं, कितने की बचत होती है। और 45 करोड़ आलोचना करने का भी सर समय होता है, समय देखकर आलोचना करनी चाहिए। लेकिन ये जो बिल्कुल विजय जी आपने कहा कि पब्लिक डिस्कनेक्ट। अब कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में बात होगी दिल्ली के चुनाव की, जिसमें आखिरकार बड़े दिनों के बाद राहुल गांधी ने एंट्री कर ली है। आज राहुल गांधी की तस्वीर आपने देखी, वाल्मीकि मंदिर भी वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। जिन मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ असर हो सकता है, हालांकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को आप सुनेंगे तो कहेंगे ही कि हम तो सीट जीत रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का नैरेटिव आप सुनेंगे, जो उनका डिस्कशन आप सुनेंगे, उससे ये समझ में आता है कि केवल वोट काटने वाली पार्टी रह गई है कांग्रेस इस वक्त दिल्ली में। अब हकीकत क्या है विजय जी? दिल्ली में चुनावी रण में आज अमित शाह भी बोलने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी बोलेंगे, साथ ही साथ राहुल गांधी भी हैं, रोड शो भी करेंगे अमित शाह जी आज जी। तो ये जो बटेंगे कटेंगे वाला फॉर्मूला बाकी जगह चला, दिल्ली में चलेगा? दिल्ली में कितना चलेगा उससे पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी सरकार जो सबसे ज़्यादा काम करने वाली सरकार का दावा करती है, उसका पीआरएस का मैं वो देख रहा था रिकॉर्ड। पीआरएस का मतलब जो असेंबली को देखते हैं जी, उसमें बताया गया कि पिछले 5 साल में केवल 74 दिन, 5 साल में 74 दिन दिल्ली विधानसभा चली है, जो अब तक का सबसे कम का रिकॉर्ड है दिल्ली विधानसभा का चलने का। क्योंकि जो अभी आपने कहा ना कि जहां संसद में विधानसभा में कानून बनाने होते हैं वहां पर काम क्यों नहीं करते, तो उसका रिकॉर्ड है 74 दिन का। और उसमें 5 साल में 14 बिल पास हुए हैं। 5 साल में मात्र 14 नहीं, 14 हुए। इस पे सरप्राइज मत करिए। 14 में से 5 बिल वो थे जिसमें एमएलएज की सैलरीज और अलाउंसेस को बढ़ाने के बिल थे, और 5 बिल थे जीएसटी अमेंडमेंट के जो कंपलसरी होते हैं वो। एक बिल था जो एजुकेशन को लेकर था, जिसका सबसे बड़ा शोर आम आदमी पार्टी करती है। तो ये तो आम आदमी पार्टी का काम का एक रियलिटी चेक है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं केवल फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ये है। अब बात करते हैं कि क्या चल रहा है। योगी जी आए हैं, योगी जी को बड़ा नेता माना ही जाता है और सब जगह उनकी डिमांड भी होती है, इमेज भी है, लेकिन क्या दिल्ली में वो उस तरह से बटोगे कटोगे के नारे का इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये तो जाहिर है कि जो उनका वोटर है, कार्यकर्ता है, वो एंथू होता है, उत्साहित होता है और वो आगे आने की कोशिश करता है, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसका फ़ायदा ज़रूर होगा उनको। और ये पूरा इलेक्शन अमित शाह देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी का रोड शो है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब राहुल गांधी तमाम उसके बाद तबीयत खराब होने, हाई फीवर, मऊ में जाने के बाद आज से शुरू कर रहे हैं। आज 3 वो है उनकी सभाएं। वो कितना काम करना चाहते नहीं करना चाहते। एक चीज़ मेरे को जो समझ आई वो है कि इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोर्ट केजरीवाल। क्योंकि केजरीवाल साहब को मैं एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल लीडर के तौर पर देखता हूँ, और शायद वो एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उस कोर्ट केजरीवाल को अभी तक डिकोड नहीं कर पाई है या तोड़ नहीं पाई है। तो क्या इस चुनाव में वो कोर्ट केजरीवाल का मतलब क्या, अनकन्वेंशनल कैसे हैं? एक तो 10 साल में जिस तरह से पार्टी की ग्रोथ हुई है वो अपने आप में अनकन्वेंशनल है। जिस तरह से 2 राज्यों में सरकार बनाई वो अनकन्वेंशनल है। तीसरी बात, वो तमाम कोशिशों के बाद भी अकेले अरविंद केजरीवाल मुझे लगते हैं देश में जिसको वो एक एंटी हिंदू लीडर के तौर पर बीजेपी ब्रांड नहीं कर पाई। ठीक है। दूसरी बात, जो हमेशा उनके ट्रैक पर तब भी उनके ट्रैक पर फॉलो करना पड़ता है बीजेपी को। वो गारंटी पर आए, आपने रेवड़ी कहा, फिर आपको भी उन्हीं गारंटियों पर आना पड़ा। इस हद तक आना पड़ा कि आपको कहना पड़ा कि भाई हम उनकी जो गारंटी है, उनकी योजना ना करना, और फिर नेता का सबके सामने आकर माफी मांग लेना। तो ये भी अब आप सोचिए अनकन्वेंशनल ही हुआ ना कि अब आप उस पर उनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तानी वोटर कहेगा भाई अब माफी मांग लिया और क्या होगा। तो वो हुआ। अब शीश महल पर जितना बड़ा इशू बना था, जो भारतीय जनता पार्टी अभी लूज कर रही है, उसमें से वो चुपके से निकलकर एक सामान्य घर पर फ्लैट में आकर, उसमें कोठी में आकर रहने लग गए। तो वो शीश महल का जो एक
गुस्सा था। और एक ही जैकेट है पिछले कई दिनों से तो वो जैकेट पहन रहे हैं और वो मिडिल क्लास वाली जो इमेज है, जो करप्शन से एक होता कि भाई बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत पैसा कमाया, वो इमेज को भी आप नहीं बना पाए अरविंद केजरीवाल के लिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन विजय जी ने बताया अरविंद केजरीवाल के बारे में, पूरा सही है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के सारे समीकरण ध्वस्त होने वाले हैं। जनता ने योगी जी फैक्टर होंगे? नहीं, योगी जी अकेले फैक्टर नहीं होंगे, कांग्रेस अकेले फैक्टर नहीं होगी। देखिए फैक्टर तो कई सब जुड़ते चले जाते हैं, कोई एक फैक्टर कभी नहीं रहता किसी की हार के पीछे, तमाम तरह के फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक बड़ा फैक्टर होता है, उसके संग कई सब फैक्टर्स जुड़ के चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल की राजनीति के अंदर जिस एजेंडे के साथ भारतीय राजनीति में आए थे और जनता ने जिस उनकी ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की जो बात थी, जो दिल्ली को बदलने की बात थी, भ्रष्ट राजनीति को एकदम ईमानदार राजनीति बनाने की बात थी, और जिस तरीके से जनता ने उनको हाथों हाथ में लिया था कि भाई आपको 70 में से 67 सीट्स दे रही है, दूसरी बार 5 साल के बाद आपको 62 सीट्स दे रही है, इतना प्रचंड बहुमत आपको दिया था भारतीय जनता ने मतदान के 10 साल में जनता को ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसी राजनीति में रंगे जिसमें भारतीय राजनीति के दूसरे दल रंगे हुए। आप वही कांग्रेस आए हुए नेताओं को टिकट दे रहे हो। आप आज अखबार में रिपोर्ट छपी है कि जो 70 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के 68 उम्मीदवार है और कांग्रेस जो 70 उम्मीदवार है, उसमें सबसे ज्यादा जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड 44 कैंडिडेट्स के परसेंट आम आदमी पार्टी पे, सबसे ज्यादा अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आम आदमी पार्टी का चरित्र वैसे ही हुआ है कि बंगला चाहिए, बड़ा शीश महल में रहना है, बड़ी गाड़ी में घूमना है, 2 राज्यों की सुरक्षा चाहिए हमें, ज़्यादा सिक्योरिटी हमें चाहिए। जनता से किए हुए जो वादे थे वो आप पूरे नहीं करते हो। यमुना पे आप कहते हो हमें वोट नहीं मिलता, सड़कों पर आप कहते हो कि 37 दिन जेल चले गए थे, हम इससे सड़कें बना नहीं पाए, घर घर हम पानी नहीं पहुंचा पाए क्योंकि संजय सिंह हमारे राज्यसभा सांसद जेल चले गए थे। अब संजय सिंह का और हर घर पानी का क्या संबंध है, ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार बता पाएगी। मैं मुख्यमंत्री रहते जेल में इसलिए रहता हूं। शब्द से ही मेरी आपत्ति, मुझे शब्द से ही आपत्ति है, बहुत नेगेटिव शब्द है ये, कट्टर शब्द नहीं, मतलब यह कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, 177 दिन जेल में रहूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, भले ही दिल्ली की जनता का काम नहीं हो, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाए। तो ये जो स्वार्थ की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने 5 सालों के अंदर की है, मुझे लग रहा है वो पूरी तरह जनता के बीच एक्सपोज हो गए। बिल्कुल, अब वो जनता के बीच एक्सपोज हो गए। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तीसरी बार सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं आएंगे। अवधेश जी, इसमें मुस्लिम वोटर्स वाले फैक्टर को भी मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का अगर, अब तो हालांकि बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, आखिरी हफ्ता चल रहा है, आखिरी हफ्ते के भी कुछ ही दिन बाकी हैं, 5 दिन 5 दिन हो गए, 7 दिन है। तो अब राहुल गांधी अगर प्रचार करते भी हैं तो क्या मुस्लिम वोटों का भी वो ध्रुवीकरण कुछ हो पाएगा अगर उधर योगी जी का बटेंगे कटेंगे वाला बयान आता है? नहीं, राहुल गांधी जी ने अभी आने के पहले आपने वाल्मीकि मंदिर दिखाया, कल महू गए थे, महू में उन्होंने अंबेडकर जी के का वो एक तीर्थ स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बनाया है, तो लोगों ने तो वहाँ भी अलग अलग टिप्पणियां की हुई, पहले कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया। वो इस समय एक जैसे दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन का जो इस देश में एक दौड़ चली थी, जो स्वतंत्रता विभाजन के पहले थी, जिसका अंबेडकर जी ने विरोध किया था, उसकी कोशिश जो उनकी पॉलिटिक्स में चल रही थी, उसी को कंसोलिडेट करने गए हैं। वाल्मीकि जी के यहाँ जाने का मतलब कि हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि महर्षि वाल्मीकि को, जिन्होंने संस्कृत के पहले छंद और की रचना की होगी, और उनको भी हमने एक दलित बना के रख दिया है, जहां महारानी सीता जी का जो है दोनों बच्चे का जन्म हुआ हो, वहां रही हो, इतने उनको बना के, तो वो उस दृष्टि से वहां गए थे। फिर वहां से वो निकले हैं कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन का असल में प्रदेश की कांग्रेस में और राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली को लेकर के दोनों के बीच तालमेल का अभाव प्रदेश की कांग्रेस जानती है कि हम अगर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध आक्रामक होकर नहीं लड़ेंगे तो हमारा खोया हुआ वोट बैंक वापस नहीं जाएगा, जिसमें मुसलमानों का चंक है। केंद्र के राष्ट्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी जी के नेतृत्व की कांग्रेस जो है ये सोच रही है कि हमको तो केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है, अपने भी काम करना है, लेकिन हराना है तो दोनों में थोड़ा है, उस मन से वो आ ही नहीं रहे हैं। पहले भी उन्होंने आया है और उनका दूसरा जो लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो एक प्रवृत्ति दिखाई दी है थोड़े पहले से ही कि भाई देश भर में बीजेपी के विरुद्ध जो मुसलमानों का जो वोट है वो कंसोलिडेट होकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, तो उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए सीलमपुर से उन्होंने चुनावी सभा की शुरुआत की थी, एक मैसेज देने के लिए कि उसी आधार पर आगे के चुनाव में हम रीजनल दलों से भी हम इस आधार पर मोल भाव कर सकेंगे कि मुस्लिम मत हमारे साथ है। तो उनका लक्ष्य इस समय दूसरा है।
योगी आदित्यनाथ जी का देखिए इस समय का 2024 के लोकसभा चुनाव ये विजुअल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे देखते हुए बताइए। हाथों में गदा उन्होंने जो उठा ली है, गदा चल जाएगी क्या इस बार? नहीं, आपको ध्यान होगा कि केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया था, भारत माता की जय का नारा लगाया था। फिर वो पुजारियों और ग्रंथियों का वेतन दे रहे हैं, अपने तीर्थ यात्रा को प्रचारित कर रहे हैं, और एनडीआई के पहले नेता थे जिन्होंने पत्नी के साथ जाके अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन भी किए थे। तो केजरीवाल समझ गए थे कि बीजेपी थोड़ा कम ज्यादा सीट होगी, लोग उसके गुस्से में आएंगे, लेकिन हिंदुत्व लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर साबित हो गया है कि हिंदुत्व आने वाले लंबे समय तक भारत में मतदान का एक मेजर फैक्टर, एक प्रमुख कारक के रूप में बना रहेगा। और बीजेपी अच्छी बुरी किसी की नजर में हो, लेकिन हिंदुत्व पर मुखर प्रखर, और योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है, अरविंद केजरीवाल जी का तो एक दूसरा, उनकी एक छवि प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की है। और महाकुंभ में समस्त कैबिनेट का स्नान हुआ है। कल वहां जो अमित शाह जी वहां गए हैं, उन्होंने स्नान किया है, और पुरानी परंपरा के अनुसार जब राजा और बड़े लोग जाते थे जिन्होंने माना कि ये सनातन हमारा है, तो साधु संत उस पानियों में स्वागत करते थे। और देखिए, उसके आधार पर उनका कल स्वागत हुआ है, उनका उसी रूप में अभिषेक हुआ जो परंपरागत तरीके से होता था। हालांकि आज राजा नहीं है, लेकिन देश को चलाने वाला लीडरशिप के तौर पर। ठीक बात है सर। तो दोनों लोग वहां से आके यहाँ आए हैं, तो हिंदुत्व का एक बड़ा जो इस समय ट्रेंड है, अगर वो चल गया दिल्ली में, तो फिर चुनाव का पाला पलट सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है ना सर कि आम आदमी पार्टी भी इस मामले में बहुत कॉन्शियस है, बहुत कॉन्शियस है। वो बड़ी कॉन्शियसली महाकुंभ पर कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर रही है। हिंदू बिल्कुल भी वो आ ही नहीं रही है। लेकिन केजरीवाल वोटिंग के पहले जा रहे हैं क्या कुंभ में नहाने? नहीं सर, आप उनके लिए सबसे बड़ा कुंभ यही है, उनके लिए सबसे बड़ा कुंभ इस वक्त यही है जब उन्होंने कुंभ में स्नान कर लिया है, क्योंकि अब लग रहा है कि थोड़े बहुत मुस्लिम वोट को भी कर देना है। पहले तो योगी आदित्यनाथ जो कहा है यमुना में डुबकी लगा ले, कम से कम वो सुन ले। अगर कुंभ में नहीं जा पा रहे तो अपने कैबिनेट के साथ यमुना चले जाए वो डुबकी लगाने के लिए। आप क्या चाह रहे हैं, वो फिर भी मार जाए। तो दिल्ली का एक हिस्सा तो वो रहा जहां चुनावी कैंपेन हो रहा है बीजेपी, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का। लेकिन अब ये नई तनातनी है, और ये तनातनी यमुना के पानी को लेकर है, और तनातनी है अरविंद केजरीवाल वर्सेस हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तनातनी है दिल्ली वर्सेस हरियाणा की कि यमुना को गंदा किसने किया, यमुना को मैला किसने किया। और ये सिर्फ गंदा और मैला की बात नहीं, बात विषैला कर देने की है। आतिशी जो कि इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बकायदा पूरा एक लेटर पोस्ट किया, एक पोस्ट पर उन्होंने साझा किया, और उस पर भी क्या इल्जाम लगाया गया है कि हरियाणा से विषैला पानी यमुना का दिल्ली की तरफ आ रहा है। और फिर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। नायब सिंह सैनी तो यहां तक कह गए कि अगर अरविंद केजरीवाल इसे साबित कर सकते हैं तो साबित करके बताएं, नहीं तो फिर मानहानि केस के लिए वो तैयार हो जाएं। केजरीवाल साहब ने जो ये जी क्या, इसको भी आप पढ़ लीजिए ताकि वो होगा कि उन्होंने खुद ने कहा कि सुनिए, षड्यंत्र की बात करें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी का ये वीडियो आपको सुनना चाहिए, किस तरह बीजेपी ने हरियाणा से यमुना के रास्ते दिल्ली आने वाले पानी में, पीने के पानी में जहर मिला दिया। ये बिल्कुल वैसे है जैसे ग्लास रखी हुई और मैं इसमें नमक मिला दूं, बिल्कुल बात वैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जहर मिला दिया यमुना में, दिल्ली के पीने वाले पानी में हरियाणा ने जहर मिला दिया। ये षड्यंत्र किया है, इनके गिरने की कोई सीमा नहीं, पर मैं दिल्ली वालों का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हम सब दिल्ली वाले मिलकर बीजेपी के षड्यंत्र को फेल करेंगे। लगता है बयान भी सुना ही देना चाहिए। पहले आप अरविंद केजरीवाल को सुने और फिर नायब सिंह सैनी को भी सुने। जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया
और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। बहुत बड़ा आरोप है ये, नरसंहार की बात करना और सीधे सीधे पूरी एक सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना, मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देना, नरसंहार। और फिर क्या कह रहे हैं, चढ़ा दो मुझे फांसी पर, इतना तो कर ही दिया है, जेल तो भेज ही दिया। जल बोर्ड ने इनका बयान का खंडन कर दिया है। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने हरियाणा से आने वाले यमुना में जो जहर मिला दिया था, और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का जो भला हो कि उन्होंने इसको रोक दिया, दिल्ली में आने नहीं दिया। दिल्ली जल बोर्ड का बयान आएगा आधिकारिक रूप से कि यह भ्रामक और झूठा है, ऐसा कोई हमने मतलब पानी रोका नहीं है। और इस तरीके से कोई उनका ऑफिशियल बयान में उन्होंने बहुत अच्छे जिक्र किए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती है। डीजीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1 ppm तक अमोनिया का ट्रीटमेंट करने में सक्षम है, लेकिन वजीराबाद बेजार के ऊपर अधिक मात्रा में पाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये आरोप बेबुनियाद, तथ्य रूप से गलत और भ्रामक है कि कोई जहर मिलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने तो घोर बेइज्जती कर दी। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट बोल दिया है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक सरकार से कह रहे हैं कि सरकार जहर मिला रही है। आप सबूत के साथ आइए ना कि कौन सा जहर मिलाया है, कितनी मात्रा में मिलाया है, किस जगह मिलाया है, उसके कारण कितनी मछलियां, कितने लोग अगर बीमार पड़ गए, आप उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आइए, जब वाटर ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट लेकर आइए कि ये दिल्ली जल बोर्ड ने ये ट्रीटमेंट चेक किया और इसमें इतना जहर निकला है। आप मीडिया की पत्रकार वार्ता लेके वहां पर कीजिए। एक आरोप लगा देना और फिर भाग जाना षड्यंत्र है, षड्यंत्र। मुझे लग रहा है इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए निश्चित रूप से। ये बहुत बड़ा आरोप है। खंडन किया है, कहा है कि ये एलजी के दबाव में है। तो इसीलिए देखिए, ये इसका ना 3 भाग में इसको देखना पड़ेगा। ये बात सही है कि देश में जमुना ही नहीं बाकी नदियों की धारा अविरल रहे, वो पवित्र रहे, उसमें समस्याएं चारों तरफ हैं। और कोई ये नहीं कह सकता है कि हरियाणा के जो औद्योगिक कचरे हैं वो जमुना में नहीं जाता है या उत्तर प्रदेश का नहीं जाता है। दिल्ली को 90% पानी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से मिलता है, 3 राज्यों से मिलता है। हरियाणा में एक मूनक नहर इसीलिए बनाई गई थी कि वो मूनक नहर से तो अभी करीब 1200-1250 जो एक आंकड़ा आता है कि उसकी जगह 1000 के आसपास इसमें पानी हमारे पास आ रहा है। तो अब ये है कि लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, मैं पहले उस पर बोल देता हूँ, ये जो पॉलिटिक्स है, माने MGD 1200 की जगह 1000 आ रहा है, ये पॉलिटिक्स कम आ रहा है। ये पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक है, इतनी भयानक है कि दुनिया में ऐसे मतलब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी सरकार को कहे कि हमारे प्रदेश की जनता को मारने के लिए नदी में जहर मिला रही है कोई कि ये मर जाए लोग यहाँ के। और ये तो इस प्रकार के पॉलिटिक्स की तो भारत में कभी कल्पना ही नहीं की गई थी कि हमारी राजनीति कहां जा रही है। इसके पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस तो हमको मारना चाहती है, केजरीवाल जी को मारना चाहती है, इसीलिए 22 कमांडो जवानों को हरा दिया है। तो ये पॉलिटिक्स को किस स्तर पर ले जा रहे हैं? आपको चुनाव में चुनौती है, दूसरे स्तर से निपटिए। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? फैक्चुअल सिचुएशन यह है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि भाई 2015 से 2023 के बीच करीब 9000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिए गए थे जमुना की शुद्धता के लिए, गंगा मिशन में अलग दिए गए, सब उसने आंकड़े दिए हैं। जो चारों तरफ दिल्ली से आने वाली पानी को बाहर से और अंदर ट्रीटमेंट के लिए 23 STP लगाने थे, जिसमें 12 दिल्ली में लगने थे। क्या केजरीवाल जी की सरकार ने वार फ्रंट पर जाकर के उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समय पर पूरा हो गया, उसको चालू हो, उसको रोका जाए, क्या कभी कोशिश की है ठीक से इसकी? आप अपनी दूसरों पर डाल रहे हैं। कभी बैठ करके, शीला दीक्षित की सरकार थी
तो विजय जी को याद होगा 1996 में तो मतलब उनकी सरकार थी, मदन लाल खुराना की थी, वहां से सरकार के साथ बैठ के एक समझौता कराया गया, केंद्र सरकार बैठी थी, शीला दीक्षित आई तो बराबर बातचीत किए, पानी के एक विभाजन का उसमें तय हुआ कितना से कितना पानी आएगा और वो देते रहे हैं। ये केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं और इनकी सरकार जिनको काम करना नहीं आता है, और जब काम करना नहीं आता है तो आप हर चीज के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं। वो कहेंगे वहां से जमुना में जहर डाल दिया है और हम तो साफ कराना चाहते हैं जी, केंद्र तो करने नहीं देता है जी। दिल्ली जल बोर्ड जो दे रही है ये तो एलजी के दबाव में दे रही है जी। हम तो पुजारियों का वेतन देना चाहते हैं जी, ये तो पैसे हमको रोक रहे हैं जी। हम तो ये करना चाहते हैं जी, हम तो माफ करना चाहते हैं। ये अजीब किस्म की पॉलिटिक्स से कर रहे हैं कि अनकंडीशनल, हमारे लिए तो शब्द ही ढूंढना मुश्किल है। ये अनकन्वेंशनल, इस टाइप की पॉलिटिशियन ये भारत में कि जो सच को झूठ बता दे, झूठ को सच बता दिया, उसके लोग उसको मान भी लेते हैं कि ये बोल रहे हैं कि जहर। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे दिल्ली में जो मिलने वाले की ना भाजपा सरकार कहने की बात है ना, लेकिन हरियाणा की कितनी आबादी है दिल्ली में, क्या हरियाणा सरकार जहर डालेगी? और वहां पे बीजेपी के लोग नहीं रह रहे हैं। बीजेपी के लोग नहीं आप जा जो रहे। झूठ बोलने वाली बात कह रहे हैं, कोई झूठ बोलने पे कौवा थोड़ी ना काटता है सर। बिल्कुल झूठ बोलने पर कौवा नहीं काटता। लेकिन फिर मैंने कहा जो अभी बात हुई ना अनकन्वेंशनल कैसे है कि अभी बहस चल रही थी कि यमुना साफ नहीं हुई, खुद केजरीवाल साहब ने माना। अब वो यमुना साफ नहीं हुई, यमुना में जो झाग है, यमुना का जो जहरीला पानी वो तो बहुत समय से चल रहा है ना। बिल्कुल। उस डिबेट को आप कैसे डाइवर्ट कर सकते? अब वो खत्म हो गई ना, अब आप इस पे डिबेट कर रहे हो कि वो पानी जहरीला है कि नहीं है। होगी, खत्म तो नहीं होगी सर। नहीं मतलब आज एक परसेप्शन कोशिश वो उन्होंने ये की ना कि अब आज आप इस पर बहस कर रहे हो। ये मुद्दा ही नहीं है कि जहर मिलाया कि नहीं मिलाया, लेकिन अब आज आप इस पर बहस नहीं कर रहे कि केजरीवाल साहब ने यमुना साफ नहीं की। आज इस पर बहस हो रही है कि हरियाणा सरकार ने भेजा कि नहीं भेजा है, जहर मिलाया कि नहीं मिलाया। जहर भेज रहे हैं और पानी पूरा नहीं दे रहे हैं। इस मामले में केजरीवाल ने कल पत्रकार वार्ता में स्पष्ट स्वीकार किया 3 बातों को कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया हूँ, मैं सड़कें अच्छी नहीं बना पाया हूँ। मैं इससे सहमत हूँ विजय जी जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने इसका चैप्टर बदल दिया है, यमुना ही, लेकिन चैप्टर बदल दिया, पूरा का पूरा नोट बदल दिया है। प्रवेश वर्मा और आतिशी दोनों को भी हमें सुनना चाहिए क्योंकि वाटर टेररिज्म की बात कर रही हैं आतिशी, क्या कह रही हैं वो भी सुने और फिर प्रवेश वर्मा को भी आप सुने। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है, इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 से 2.5 ppm भी पहुंच गया, वो वहां पे पानी को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर उसे ट्रीट करके लोगों को भेज देते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है। इतना बड़ा झूठ बोलना एक एक्स-सीएम को कि हरियाणा से वहां पे जहर मिला दिया पानी में, मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। अब आप सुने वाटर टेररिज्म में शब्द पर आ रही हूँ, कितना गंभीर शब्द है ये टेररिज्म। बहुत गंभीर शब्द है और शायद ही कोई भी इस बात को स्वीकार करेगा कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, वो किसी दूसरे राज्य के पानी में जहर मिलाना, हालांकि वो जहर मिलाने की बात कर रहे हैं कि अमोनिया उसमें बढ़ा हुआ है, अमोनिया लेवल, लेकिन आप जिस तरह से बात करो, जिस तरह वाटर टेररिज्म, और वाटर टेररिज्म का मतलब भी ये हुआ कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वाटर टेररिज्म शब्द का क्या मतलब है? जैसे कोई बायो वेपन आपने इस्तेमाल कर दिया है, वेपन का इस्तेमाल के लिए, तो वो खत्म करने के लिए ये गंभीर आरोप है। नायब सिंह जी ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पर थोड़ा सा बड़े दमदार तरीके से बात आनी चाहिए और कुछ काम किया जाना चाहिए और केजरीवाल साहब को भी इस पर साफ करना चाहिए कि भाई जैसे वो कहते हैं ना, मेरा कहने का मतलब क्या था जी, है ना। तो वो ऐसे तो कई बार होता है ना, बातें भी आप कहते हो कि जहर जैसी बातें करते हो, तो वो वाली बात है। तो आप उनको बातों को एक तो वर्बेटम मत लिया कीजिए अरविंद जी की बात को, उनकी भावना को समझिए ना। भावना वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा ने ऐसा पानी भेज दिया कि जिससे दिल्ली का नुकसान हो जाता।
और ये वो फैक्टर है, जैसे आपने कहा ना एक फैक्टर की बात की, इस फैक्टर से चुनाव जीत जाएंगे, तो एक छोटा सा किस्सा, 2 मिनट आधा मिनट का मैं किस्सा सुनाऊं कि एक किसान रोटी खा रहा था, घर पर खाना खा रहा था, तो उसकी बीवी उनको खाना खिला रही, पत्नी 4 रोटी खिला दी, पेट भर गया, नहीं भरा, 8 खिला दी, नहीं भरा, 10 खिला दी, नहीं भरा, 11वीं रोटी उसने खिलाई तो उसका पेट भर गया। तो किसान बोला, अरे बावली पहले ये रोटी खिलानी थी ना, देख इससे पेट भरता है। तो रोटी 11वीं रोटी से पेट भले ही भर रहा हो, लेकिन उसमें 10 रोटियों का फैक्टर्स जो है ना वो भूमिका है। तो ऐसे सब फैक्टर्स चुनाव में जुड़ते जाते हैं और वो करते हैं, और इसलिए अरविंद जी भी हर फैक्टर का एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आज वाटर टेररिज्म पर बात कर रहे हैं, जहर मिला दिया गया, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि राजनीति में मामला दर्ज होना चाहिए सर इस मामले में। इस तरह का अमेरिका के बमबारी से भी तुलना की गई, मतलब एक जमाने में पहले हुआ करता था कि वो कुओं में जहर मिला दिया करती थी, जो आते थे आक्रमणकारी, वो कुओं में जहर मिला देते, ये इतिहास में लिखा जाता है। मुझे एक पूरी नस्ल खत्म हो जाए, जिससे अब इंसान की नस्ल खत्म कर देगा, वो ऐसे कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने चुनौती दी थी कि मैंने तो अपने यहाँ संगम में डुबकी लगा ली, केजरीवाल जी जमुना में डुबकी लगाए, तो मुझे ये भी लगता है कि चूंकि उनकी आज से सभा थी तो फिर वो बोल सकते हैं ये बात को, तो कई चीजों को देखते हुए इसलिए भी पहले कि मतलब प्री इम्प्ट करना, कि पहले ही ऐसा माहौल बना दो कि योगी आदित्यनाथ जहर की बात। लेकिन इसी पर मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, फिर वो केवल दिल्ली वाली यमुना की बात क्यों हो, फिर हरियाणा वाली यमुना में जाकर डुबकी लगा ले वहां के नेता। नहीं, हरियाणा उत्तर प्रदेश वाली यमुना में, चलिए वहां तो त्रिवेणी में डुबकी लगी रही है, यमुना की तरफ भी लग रही है, मैंने तो कहा था कि मैं कुंभ स्नान करने इसलिए किया, क्योंकि पहले मेरा मन था कि माघ के महीने में नदी स्नान करना होता है, तो मैं तो यमुना में ही कर लेता, और मुझे बहुत भरोसा था केजरीवाल साहब पे कि यमुना साफ हो जाएगी, तो कम से कम इस बार माघ का स्नान तो मैं यमुना में कर लूंगा। लेकिन उसकी वजह से वो नहीं हो पाया, तो फिर मुझे फाइनली कुंभ जाना ही पड़ा। किसकी वजह से हुआ ये? केजरीवाल जी की वजह से हुआ या नायब सिंह सैनी जी की वजह से? नायब सिंह जी ने तो अभी जहर मिलाया है, उससे पहले वाला जो कम जहर वाली यमुना थी उसमें भी नहीं नहा सकते थे ना। नहीं, 1370 किलोमीटर कुल जमुना की लंबाई है, जिसमें से 22 किलोमीटर दिल्ली में है, 2% से भी कम, और दिल्ली की जमुना संपूर्ण देश में 80% पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार है। और हरियाणा में अनेक ऐसी जगह हैं जहां लोग जमुना में स्नान करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत जगह जमुना में स्नान करते हैं, पर्व है, आप जाते हुए भी देख सकते हैं कि लोग स्नान करते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है। जो स्थिति दिल्ली की बनी है ना, उसके लिए दिल्ली की सरकार यहाँ की व्यवस्था, आप सवाल नहीं करेंगे ना कि भाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने कितने लगाए हैं, क्या काम किया जो है, लगा हुआ है सर, एक वो काम कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूं, एक नट बोल्ट 4 को अगर उसकी ढीला हो गई है तो कोई देखने वाला नहीं है कि उस नट बोल्ट लगा के कैसे वहां का जो चौकीदार है, वहां का जो मैकेनिक्स है, वो काम कर रहा है कि नहीं, ये जाके देखो, उसको कराओ। आपको याद है कि वो किस तरह से परसेप्शन चेंज करते हैं? जब पिछली सर्दियों में एयर पोल्यूशन हो गया था, तो वो सरकार ने 2 जगह पर वाटर एयर फिल्टर लगा दिए बड़े, कि भाई उससे साधारण वो हो गया क्या काम। लेकिन उससे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, अनकन्वेंशनल का मतलब मैं उनकी तारीफ की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ वो किस तरह से चेंज करते हैं पूरे सब्जेक्ट को। में अगर बाढ़ आ जाए, सुनिए ना, यमुना में अगर बाढ़ आ जाए तो वो भी यूपी हरियाणा की वजह से कहते हैं हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, एकदम पानी छोड़ दिया। अगर पानी कम आ जाए तो भी है कि उन्होंने पानी नहीं छोड़ा, इसलिए पानी कम है। आज दिल्ली की यमुना जहरीली है, वो भी हरियाणा ने, सारा काम यूपी हरियाणा ही कर रहा है। नहीं, ये इसका एक ही तरीका है, इसका एक ही तरीका कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो हरियाणा से ठीक पानी आएगा। दिल्ली की सड़कें ध्वस्त, दिल्ली का पीने का पानी नहीं, एक आम आदमी को भी केन से पानी खरीद के पीना पड़े। आपने मोहल्ले क्लिनिक बना दिए, उनकी 80% की दुर्दशा देखिए, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था नहीं सुधरी, एक नए स्कूल बनाए नहीं, केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव नहीं दिया कि हम यहाँ झुग्गी झोपड़ी के लिए घर बनाना चाहते हैं, वहां करिए। तो अब उस सब के लिए, और दिल्ली का हवा इतनी खराब है कि दुनिया में हमारी राजधानी की बदनामी हो रही है, इतनी खराब सड़कें दिल्ली की हैं। आप बताइए, एक फ्लाईओवर बताइए जिसकी 10 साल में जो पहले से बनी है उसकी मरम्मती हुई हो या उस पर पेंट हुआ हो। जितने फुट ओवर ब्रिज हैं दिल्ली के, आप मेट्रो से निकल के आप अपना कैमरा लेके जाइए और मुझे झूठा साबित करिए कि आप झूठ बोल रहे थे। मैं 1 फुट ओवर ब्रिज देखा हूं जिस पर 8 साल में मरम्मती हुई है, वहां जंग नहीं लगी हुई है और यहां पेंट हुआ है, सब खतरे की हालत में पहुंच चुकी है। एक व्यक्ति जिसने पूरी दिल्ली के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, नागरिक सुविधाओं को ध्वस्त किया है, जो दिल्ली से लोग बाहर घर लेना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि नोएडा बढ़िया है, गुड़गांव बढ़िया है, वो व्यक्ति दिल्ली के लोगों को डरा करके कि जहर डाला जा रहा है। ये एक अपराध की पॉलिटिक्स है कि फासिज्म से भी घटिया स्तर की। फिर आप उनसे पूछे तो वो
वो कहते हैं कि देखिए ये हमारा वेलफेयर सिस्टम है, वेलफेयर स्टेट का सिस्टम है, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, अब ग्रंथियों के लिए भी आप योजना लेकर आ गए हैं, लेकिन फिर आप इस तरीके की बात करते हैं, नरसंहार की थ्योरी लेकर आते हैं, टेररिज्म की थ्योरी लेकर आते हैं। जिम्मेदारी कब तक टोपी ट्रांसफर वाला खेल चलता रहेगा? अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का ये चुनाव और इस चुनाव में राहुल गांधी के एक लंबे विश्राम के बाद फिर से एंट्री का हो जाना, क्या राहुल गांधी यहां पर वोटों का कोई समीकरण अरविंद केजरीवाल के लिए खराब कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जिन क्षेत्रों में वो अपनी चुनावी सभा कर रही हैं वो क्षेत्र वो हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है। चाहे आप सीलमपुर की बात करें, चाहे ओखला की बात करें, एक रैली वो कर चुके हैं, एक रैली वो करने वाले हैं। पहले संदीप दीक्षित के साथ उन्होंने वाल्मीकि जी की पूजा तो की, लेकिन जहां पर वो रैलीज को संबोधित कर रहे हैं वो दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। और ये मानकर ही चला जाता है कि ये वो आबादी है, ये वो वोटर है जो बीजेपी को हराने वाली पार्टी के पास एक मुश्त जाएगा। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है या फिर वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा? क्योंकि दिल्ली में एक जो धारणा बनी हुई है कि कंपटीशन तो दो पार्टीज में ही है, कांग्रेस पार्टी केवल वोट काटने की भूमिका में है। तो क्या मुस्लिम वोटों का कोई बंटवारा होगा? वो अरविंद केजरीवाल की जगह क्या कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे? क्या उसमें उन्हें अपना ज्यादा बेनिफिट दिखाई देता है या केवल ये एक चर्चा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं? राहुल गांधी क्या कमाल कर पाएंगे? चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। विजय जी, राहुल गांधी क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? नहीं, राहुल गांधी जी कमाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो अलग सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या वो मन से कांग्रेस को जिताने के लिए या कांग्रेस के चुनाव लड़ने के उस भूमिका में हैं वो? क्योंकि आप देखिए पिछली रैली हुई, उसके बाद 12 दिन 15 दिन हो गए, 13 दिन के बाद आज रैली हो रही है उनकी। वहाँ पर मुझे जो लग रहा है अभी तक कांग्रेस संगठन में सेंटर लेवल पर, मतलब जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें और प्रदेश नेतृत्व में एक बड़ा भेद है, गैप है। प्रदेश नेतृत्व जो है वो लड़ाई लड़ना चाहता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि वो समझता है कि उनकी पार्टी का जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी का या से जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका मुझे लगता है, ऐसा मैं कह नहीं रहा, दावा नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता समझते हैं और वो इंडिया ब्लॉक की भूमिका के तौर पे नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को अपना पहला दुश्मन मानते हैं। तो ये बड़ा गैप है कि जो रीजनल लेवल पर जो पार्टी है, प्रदेश पार्टी है कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, वो अरविंद केजरीवाल को दुश्मन नंबर 1 मानती है और राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी को नंबर 1 दुश्मन मानता है। तो इस कन्फ्यूजन को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस की भूमिका कुछ इसमें नहीं हो पाएगी। और राहुल गांधी जी प्रचार करेंगे, उससे जरूर है फायदा ही होगा कांग्रेस का जितना होना है, लेकिन वहां पर क्या संगठन इतना बड़े लेवल पर आ गया कि वो इस चुनाव को मजबूती से लड़ रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। संदीप दीक्षित यहाँ पर कांग्रेस के सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ कांग्रेस खड़ी नहीं दिखाई देती है। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि ये डबल डिजिट में आ जाएगी कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कहीं पर कि डबल डिजिट में कांग्रेस आ सकती है वोट परसेंटेज में भी, सीट की तो छोड़ दीजिए। और वो कुछ 2-4 सीटों पर भी आ भी गया तो उसका पूरी 70 सीटों पर कोई बड़ा फायदा या बड़ा बदलाव उसमें नहीं आने वाला है। इसलिए ये इस इलेक्शन को आज की तारीख में तो कम से कम मैं बाईपोलर इलेक्शन के तौर पे देख रहा हूँ, यानी आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को पहले लीडरशिप के तौर पर भी ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो अरविंद जी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। नहीं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो बहुत अच्छे से लड़ना चाहती है और इसलिए जब वो पोस्टर में भ्रष्टाचारियों के नाम की गणना करती है तो उसमें वो चेहरा केवल अजय माकन का नहीं लगाती है, केवल स्टेट लीडरशिप का नहीं लगाती है, बल्कि राहुल गांधी का भी चेहरा लगा देती है। लेकिन क्या राहुल गांधी उसी तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे। हाँ। जो आपको लग रहा है वो हमें भी लग रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हो। आप देखिए जो पहले उनकी जो रैली हुई थी सीलमपुर में, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, हालांकि ठीक है उन्होंने अभी शीश महल का जिक्र नहीं किया, बाकी करप्शन का जिक्र नहीं किया। मुझे लग रहा है राहुल गांधी अब जब चुनाव प्रचार करेंगे और आने वाले दिनों में करेंगे तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल पर वो आक्रामक होंगे, क्योंकि अब राहुल गांधी जानते हैं कि उनका जो वोट बैंक गया हुआ है वो आम आदमी पार्टी लेके गई थी। कांग्रेस की इस समय जो कोशिश है और अरविंद केजरीवाल को जो डर है कांग्रेस से वो ये है कि 2022 का जो एमसीडी इलेक्शन हुआ था उसमें 12% वोट कांग्रेस को मिला था। अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं ये 12% का वोट बैंक जो एमसीडी में 2 साल पहले मिला था वह अगर कांग्रेस के पास वापस चला जाता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा चुनाव जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। और कांग्रेस की भी यह कोशिश है कि 2020 के चुनाव में जो विधानसभा हुआ तो उसमें 4% वोट मिला था,
लेकिन 2 साल बाद जब एमसीडी का इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस 12% वोट बैंक लेके गई थी। अगर कांग्रेस को वही वोट बैंक अगर मिल जाता वापिस जो एमसीडी में मिला था, तो ये तय है कि ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की हाथ सुनिश्चित है। केजरीवाल को यही डर है कि कहीं कांग्रेस का वोट बैंक वापस न जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जो मध्यम वर्गीय और अपर मिडिल क्लास, जिसने अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि के कारण 2 चुनाव में उनको वोट किया था, इस बार वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पास वापस लौट रहा है। और अब जनता भी कह रही है कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाओ, बार बार एलजी से झगड़ा है, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, 10 साल हमने ये शिकायत सुन ली है, अब जिसकी केंद्र में सरकार है उन्हीं की हम प्रदेश में देते हैं। इनके होने ना होने से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। आपकी क्या राय है राहुल गांधी के होने या ना होने, मतलब इस लड़ाई में मुस्लिम वोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, ये भी कहना जरा जल्दीबाजी निष्कर्ष है। देखिए, लोकसभा चुनाव में 11 मुस्लिम बहुल सीटों में से 7 पर कांग्रेस आगे थी। हालांकि उसमें आम आदमी पार्टी चूंकि साथ लड़ रही थी, ये कह सकते हैं। और पिछली बार भी बीजेपी जो घोंडा और गांधीनगर सीट जो मुस्लिम बहुल वहां से जीती थी, तो उसका एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने वहां वोट काटा था, उससे जीती थी। तो उसका मुसलमानों में एक वोट में ओखला में तो परवेज हाशमी जो है 1998 से लेकर 2008 तक वहां के विधायक रहे थे। उसके बाद आसिफ मोहम्मद खान आए, वो पहले आरजेडी में थे, बाद में कांग्रेस में आ गए थे। राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स को जैसे पहले मैंने कहा, फिर विजय जी ने उस बात को दोहराया, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो भ्रष्ट नेताओं के फोटो सहित सूची जारी की है, भ्रष्ट नेताओं को, उसमें राहुल गांधी जी का नाम है। अब राहुल गांधी को रिस्पॉन्ड करना है कि वो वाकई नेशनल लेवल पर जो नेशनल लीडर है, क्या स्वयं को केजरीवाल जो उनको भ्रष्ट कहते हैं वो भ्रष्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं तो अभी तक उनका आक्रमण केजरीवाल पर क्यों नहीं हुआ। यह ठीक है कि जब सीलमपुर में उन्होंने प्रचार किया था तो अरविंद केजरीवाल पर हमले किए थे, आपको यहां प्रचार करना है तो मुख्यमंत्री वो है, दोनों पार्टियों पर करना पड़ेगा, उस रूप में उन्होंने किया है। लेकिन अब तो केजरीवाल जी ने साफ साफ राहुल गांधी जी को उस सूची में डाल दिया है जिसमें भ्रष्ट नेता हैं, और उस पर प्रचार हो रहा है, आम आदमी पार्टी के पोस्टर चल रहे हैं। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो इसका केवल दिल्ली में नहीं होता है, जगह जगह आपके नेता कार्यकर्ता सबके अंदर एक निराशा पैदा होगी कि ऐसा नेता है जो स्वयं को भ्रष्ट कहलाते हुए भी बीजेपी न जीत जाए, इसके कारण साहस के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो तो ये आज उनकी एक परख भी है आज के बाद से कि कितनी सभाएं करते हैं। सेकंड, वो नई दिल्ली क्षेत्र में गए थे, वहां उन्होंने केवल वाल्मीकि जी का दर्शन किया कि नहीं दलित तो वाल्मीकि थे, जिस पर हमने पहले चर्चा की कर देंगे, लेकिन अभी तक वहां सभा नहीं किया है संदीप दीक्षित के लिए। वो पहला सीलमपुर से और दूसरा ओखला जा रहे हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। तो ये क्या यही एक उनका लगता है कि हमारा एक मेजर वोट बैंक जो बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का, उसको कायम रखना है, इसलिए दिल्ली चुनाव हम जीते या ना जीते यहां से मैसेज देश भर को दे कि हम साथ हैं। तीसरा, जो इस समय उनके रणनीतिकार हैं देश और दुनिया में जो साथ हैं जी। और वो रणनीतिकारों के लिए भी उनको एक मैसेज देना पड़ता है कि हम जिस रणनीति पर चल रहे थे, मुस्लिम जाति दलित कॉम्बिनेशन पर, एंटी हिंदुत्व पर, उस पर हम कायम है और हम यहां से हमने चुनाव प्रचार किया है। तो इसमें अभी कांग्रेस फंसी हुई है, वो कांग्रेस फंसी हुई है। कांग्रेस का फैक्ट यह है कि जहां बीजेपी है वहां आज भी कांग्रेस पार्टी है, जहां क्षेत्रीय पार्टी खड़ी हुई है वहां से कांग्रेस का खात्मा हो गया। लेकिन कांग्रेस को आज तक समझ नहीं आई है ये बात। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खड़े होने से कांग्रेस गई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खड़े होने से कांग्रेस गई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खड़े होने से कांग्रेस गई है, बिहार में आरजेडी के बढ़ने से कांग्रेस गई है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बसपा के खड़े होने से कांग्रेस गई है। कांग्रेस को किसने मारा है? तमिलनाडु में वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने उसका खात्मा किया हुआ है, तेलंगाना में उसको क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना है। लेकिन पूरी रणनीति राहुल गांधी जी की, वो जो इकोसिस्टम है पूरी दुनिया का इस समय एक नए सिरे से, वो लेफ्ट बात का जिसमें मुस्लिम और उन्होंने कह दिया है ना कि उनका दुश्मन नंबर 1 बीजेपी और नरेंद्र मोदी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को पैरोल मिल गई है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये पैरोल मिली है। दिल्ली दंगों का आरोपी है ताहिर हुसैन, मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार है ताहिर हुसैन। और ये भी दिलचस्प है विजय जी, और कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, कैंडिडेट ही नहीं मिला, जो जेल में है कैंडिडेट भी वही मिला एआईएमआईएम को।
नहीं, आप इसे दिलचस्प कर रहे हैं, बल्कि ये तो बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इससे उनको एक बड़ी जगह मिली है और कम से कम प्रचार के लिए भी, चुनाव का नतीजा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ताहिर हुसैन को लाकर उन्होंने वहाँ मुस्लिम्स में और पूरी सोसाइटी में भी एक अपनी जगह वहाँ पर बना ली है MIM ने। तो पॉलिटिकली देखें तो मुझे एक बहुत समझदारी वाला फैसला लगता है MIM की एंट्री के लिए यहाँ पर। इसके क्या उनको कैंडिडेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए वो अलग इशू हो सकता है, लेकिन MIM जिसकी एंट्री दिल्ली में नहीं हुई है, यदि वो वहाँ पर जीत जाते हैं कैंडिडेट, क्योंकि वो रहे भी है और लीडर भी है, तो उसका बड़ा फायदा होगा। लेकिन नहीं भी जीतते तब भी MIM की जगह बनाने में वो मदद करेगा। अब हम ये कहें कि ताहिर हुसैन को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, वो जेल में थे, दिल्ली दंगों के आरोपी, तो देश भर में सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोग हैं जिन पर आरोप लगे हुए हैं, बड़े गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। रिपोर्ट की जो बात समीर जी कह रहे थे, इतने सारे तो खुद टेंटेड किस्म के चेहरे, हाँ, तो 44% है, तो इसलिए केवल ये आरोप लगा देना। और वैसे तो हिंदुस्तान में राजनीति जेल से चलती है जी। तो अब ये मुस्लिम वोट का बंटवारा तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ताहिर हुसैन का बाहर आ जाना चुनाव प्रचार के लिए, कांग्रेस पार्टी का भी अब राहुल गांधी का कैंपेन करना मुस्लिम इलाकों में, इधर आम आदमी पार्टी भी ये मानकर चलती है कि भाई बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटों को तो उनके पास आना ही पड़ेगा। तो अब ये एक वोट बैंक और दावेदार 3, बहुत नाइंसाफी है। बिल्कुल। और देखिए इस बार ओवैसी की पार्टी ने एक थोड़ा समझदारी का काम करा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने सिर्फ 14 सीटों पर चुनाव लड़ा, हालांकि सिर्फ एक ही सीट वो जीते जलगांव सेंट्रल की 160 वोट से, अब वो दिल्ली में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ताहिर हुसैन विधायक रह चुके हैं, उनका एक अपना वहां पर फॉलोअर वर्ग है, उनके टीम है वहां पर। तो अब ओवैसी क्या करेंगे? ओवैसी को ऐसे नेता तो है नहीं कि जिनके नाम पर दिल्ली में वोट मिलेगा, तो वो ऐसे ही नेताओं को ढूंढेंगे जिन पर कोई आरोप हो, जो किसी मामले में दर्ज हो, जो पूर्व विधायक रह चुके हो, जिन्हें किसी पार्टी ने निकाला हो, और उन्होंने उनको वहां उतारा है। वो वोट तोड़ना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से वोट टूटकर उनके पास आए, कांग्रेस से वोट उनके पास आए। अब आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि दोनों सीटें, ओखला भी अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी वहां फंस गई है, और अगर इस सीट मुस्तफाबाद की बात करेंगे तो वहां भी आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से गिर गई। और अगर मुस्लिम वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, जैसे अगर 12 सीटें अगर आरक्षित सीटें हैं दलितों के लिए और 10 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें, ये 22 सीटें अरविंद केजरीवाल का स्ट्रांग होल्ड रहा है। इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि 12 जो आरक्षित सीटें, उसमें से 3 से 4 सीटें वो हारने जा रहे हैं, और मुसलमानों का एक वोट राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से राहुल गांधी मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं, एक बड़ा वर्ग वापस कांग्रेस के पास लौट रहा है। छोटा वर्ग अगर कुछ तोड़कर अगर ले गए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनकी अपनी क्षेत्र में पहचान है वो लेकर जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी के पास बचेगा क्या? सारा वोट उनके पास धीरे धीरे खसक रहा है, मध्यम वर्ग उनके पास से जा रहा है। देखिए पूर्वांचलियों पर भी जिस तरीके की पॉलिटिक्स हुई, एक डर तो अरविंद केजरीवाल जी का वो भी तो अरविंद केजरीवाल को डर यही है कि उनका जो वोट बैंक रहा है 53 से 54%, उसमें से अगर ये थोड़ा थोड़ा वोट बैंक सब का शिफ्ट हो गया, चाहे वो पूर्वांचली हो, अपर कास्ट हो, अगर दलित हो, तो फिर वो कहां आकर टिकेंगे? तो यही डर उनको सता रहा है कि इस बार वोट शिफ्ट हो रहा है सब कास्ट का, और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसको बचा के रखने के लिए। मुझे लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल उसमें पूरी तरीके से असफल हो रहे हैं। तो एक वोट लेकिन बैंक अगर बट जाए, अब खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार और इकरा हसन जो यहाँ से सांसद है, क्योंकि पहले उससे वो बच रहे थे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत असुविधा अंदर से महसूस नहीं होती कि शायद कांग्रेस मुस्लिम वोट काट लेगी। हालांकि अखिलेश जी को बुलाने के पहले उन्होंने देख लिया कि उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगा दी है, 11 डुबकी लगा दी है, सूर्य नारायण को वहां से जल दे दिया है। तो अब खतरा कम से कम हिंदुत्व वोट के साथ को भी भेजा ममता बेजी ने, शत्रु सिन्हा को बोला प्रचार करने के लिए, नहीं तो बच रहे थे। नेताओं को केवल धन्यवाद दे रहे थे कि सबका धन्यवाद है, उनको प्रचार में बुलाने से बच रहे हैं। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी वो महसूस कर रहे हैं, तभी इकरा हसन को यहां बुलाएंगे और वो सभा करवाएंगे। अखिलेश यादव जी का एक अलग मामला है, लेकिन फिर भी उनको भी बुलाने का अर्थ शायद यही होगा। पीडीए वोट चाहिए ना उन्हें। नहीं, शत्रु सिन्हा को ममता बनर्जी ने बोला कि शत्रु सिन्हा प्रचार करने जाएंगे आम आदमी पार्टी का, तो ममता बनर्जी भी अपने स्तर पर सपोर्ट कर रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे से भी कहा गया था कि वो उनके कुछ लोगों को यहाँ पर प्रचार करने के लिए भेजे, जिस कम्युनिटी के खास मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन अभी उनका तय नहीं हुआ है। तो इस प्रकार इंडिया गठबंधन में जो सभी लोग हैं इस बार अखिलेश यादव के पीछे खड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हैं, इंडिया गठबंधन जानता है, वो अखिलेश यादव हो, वो ममता बनर्जी हो, वो उद्धव ठाकरे हो, वो शरद पवार हो, ये सब जानते हैं कि इस बार अखिलेश यादव चाहे अ से अल्पसंख्यक बोल दें, वोट तो दोनों ही चाहिए अरविंद केजरीवाल को।
ठीक, दोनों ही विजय जी। वोट चाहिए, उसी में लगे हुए हैं। और अरविंद जी परेशानी में, इसीलिए सब लोगों को याद किया उन्होंने। और सभी दल भी समझते हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल चले गए वहां से तो ये नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का एक और कदम बढ़ जाएगा। तो उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए वो ये सारी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सभी दल अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हर एक की तरफ से भी 2000 वोट आते हैं, 5000 वोट आते हैं। तो फिर ये तो अब मतगणना के बाद ही पता लेकिन अब चलेगा आप कि ये मत तस्वीरें करना, कितनी अगला बदली सवाल हैं। ये मत हरियाणा करना और महाराष्ट्र कोई सवाल नहीं, सर। INDIA के लिए कि इंडिया क्रूशियल चुनाव। हाँ, कि इंडिया ब्लॉक एक हो गया है कि नहीं हो गया है। नहीं, कोई ब्लॉक एक नहीं है। वो तो दिल्ली का चुनाव ही बता रहा है। कोई ब्लॉक नाम की चीज जनता भी जानती है।